नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं कुलदीप सिंह आज मौजूद हूं किताबों की दुनिया के बीच। आज हम मौजूद हैं आधार प्रकाशन के स्टॉल पर और हमारे साथ हैं लेखक अमित ओहलान जी। आज हम आपको उनसे रूबरू कराएंगे, उनकी किताबों के बारे में जानेंगे। नमस्कार सर जी। नमस्कार। आपका स्वागत है सर चैनल पर। थैंक यू। तो अमित ओहलान जी, आपके कौन कौन सी किताबें आई हैं उनके बारे में थोड़ा बताएं। मेरे 2 उपन्यास आए हैं हिंदी में, दोनों ही आधार से ही आए हैं। 2017 में मेरा यार मर्जिया मेरा पहला किताब थी। ये वो किताब है जिसकी सर जिक्र कर रहे हैं, पहली किताब आई 2017 में। और आई थिंक 2-3 साल पहले ये सुल्फियार दूसरा नॉवल आया था मेरा। ये दूसरा उपन्यास है सर का, सुल्फियार। ये भी आधार प्रकाशन पंचकुला से आया। तो ये 2 किताबें अभी आई हैं, बाकी और लिख रहे हैं अभी। तो मैंने सीधा नॉवल ही लिखा है, शॉर्ट स्टोरी, और या वैसे अभी कुछ लिखा नहीं है, तो नॉवल है मेरे 2। तो सर, जैसे आपकी जो लेखन की यात्रा रही इसके बारे में जानेंगे। जैसे आमतौर पर कोई नौजवान कुछ बनना चाहता है, वो कोई प्रशासनिक अधिकारी बनने के लिए तैयारी करता है, कोई स्पोर्ट्स का करता है या कोई कंपनी का। तो आप लेखक बनने की दुनिया की तरफ कैसे आए और ये उपन्यास लिखने की आपकी रचना प्रक्रिया क्या रही? देखिए, मतलब लेखक भी ऐसे नहीं बना जाता कि आप बस मन किया तो लिख दिया। हालांकि ये थोड़ा सा लगता है कि लोग कल्पना में रहते हैं और ऐसे लिख दिया जाता है, लेकिन इसकी भी एक पूरी यात्रा रहती है और तैयारी होती है। मैं मेरे ख्याल से 15 या 16 साल का था तब, जब मुझे पहली बार ऐसा लगा कि मुझे लिखना चाहिए। और इसके पीछे एक छोटी सी ये कहानी कि हमारे हिंदी हमें पढ़ाते थे सोनीपत में SM हिंदू स्कूल में, गुलशन जी। तो वो मतलब उन चंद हिंदी के बेहतरीन शिक्षकों में से थे जिन्होंने हमें प्रेरित किया कि हम लिटरेचर लिखे पढ़े। तो वो जब पढ़ाते थे तो तब कुछ ऐसे जिक्र हुए थे, जैसे कि उसी दौरान गोर्की, जो मक्सिम गोर्की रशिया के बहुत जाने हुए लेखक रहे हैं जिनका क्रांति में योगदान रहा वहाँ के, उनको मैंने पढ़ा तो उनका काफ़ी असर हुआ था। इसके लिए मेरे ख्याल से 15-16 साल की उम्र थी, तो तब मैंने डिसाइड किया था कि लेखक बनना है। लेकिन ये नहीं पता था कि बनते कैसे हैं, क्योंकि आमतौर पे दिखता था कि लेखक या तो बूढ़े होते हैं या मर गए हुए लोग हैं, ऐसे होते हैं। और ज़्यादातर कोई बनारस से है, कोई सागर से है, कोई इलाहाबाद से है, कोई पटना से, ऐसे लगता था। बहुत मुश्किल से ऐसा दिखता था कोई कि भाई हाँ कोई रोहतक से होगा, सोनीपत से होगा, तो ऐसा लगता था कि कोई दूसरे किस्म के लोग होते हैं। लेकिन रही वो फिर यात्रा 10-12 सालों की, और फिर धीरे धीरे साहित्य को जाना, लगातार पढ़ते रहे। तो लिखने के लिए और लिखने की यात्रा में सबसे ज़रूरी होता है पढ़ना, दूसरे अच्छे लेखकों को पढ़ना, और दुनिया को, अपनी आसपास की दुनिया को ऑब्जर्व करना। तब जाके ऐसा लगता है कि अब मैं लिखने के लिए लिख सकता हूँ। तो एक लंबी यात्रा रही 10-12 साल। तो सर, आपका जन्म कहाँ हुआ और आपकी शिक्षा कहाँ पर हुई? जन्म हुआ मेरा गांव है नया बांस, ये सांपला तहसील में आता है, रोहतक डिस्ट्रिक्ट में। और ये आमतौर पे लोग इसको गड्डी सांपला या खेड़ी सांपला या गड्डी सांपला, खेड़ी, नया बांस, 4 गांवों का समूह है, तो ऐसे जानते हैं। और शुरुआत में तो शिक्षा वहीं गांव से ही शुरू हुई थी। फिर मुझे भेजा गया मेरे नाना के गांव, पांची जाटान गांव, ये सोनीपत में आता है। वहां पे मैंने पढ़ाई शुरू की अपनी। ये वही मशहूर गांव है जहाँ पे मांगेराम सांगी हुए, उनका भी वो ननिहाल ही था, लेकिन वो अपने आप को पांची का ही कहते थे। तो मांगेराम सांगी का वो गांव रहा है, वहाँ पे मैंने शिक्षा मेरी शुरू हुई। और 6ठी क्लास में सोनीपत में पढ़ने लगे। कॉलेज भी सोनीपत हिंदू कॉलेज में किया। फिर जामिया में पत्रकारिता का डिप्लोमा वगैरह किया, और ऐसे पढ़ाई चलती रही। फिर बीच में करीबन 15-1 साल तक रुकी रही। तो अभी कुछ दिन पहले मैंने अपनी मास्टर्स पूरी की है। अच्छा। ये बहुत लेट हुआ। हाँ। तो लेकिन ये है कि आप कह सकते हैं शुरुआती शिक्षा अपने हरियाणा में हुई। अच्छा, तो सर आपकी बात करते हैं, जो आपका नावल है मेरा यार मर्जिया, तो इस नावल के बारे में थोड़ी आप बताएं। मतलब
कुछ? ये असल में ये नॉवल शुरू हुआ था, मैंने लिखना शुरू किया था इसका 2009-10 के आसपास। मैं मुंबई में था। तो उन दिनों जैसा मैं फील करता था, एक तो आप अपनी ज़मीन से दूर होते हैं और फिर आप अकेलापन महसूस करते हैं, तब ये शुरू हुआ था। लेकिन अ, शायद मैं लेखक के तौर पे तैयार नहीं था, तो मुझे रुकना पड़ा। मैं जो पन्ने वन्ने लिखे थे वो फाड़ने पड़े। बाद में लिखना शुरू किया, ये करीबन 11 में फिर लगातार लिखना शुरू कर दिया था दिल्ली आके। ये जो नॉवल है ये मूलतः अकेलेपन की कथा से शुरू होता है, और इसको मैंने थोड़ा कुछ ऐसे जोड़ा है। अपने हरियाणा में, हमारे हरियाणा का एक नाम बदनाम हुआ कि लड़कियों की भ्रूण हत्या की गई। तो इस पे बात अक्सर होती भी रही कि लड़कियों की कमी हो गई और लड़कियों पे ऐसे अत्याचार हुए। मैंने इसको थोड़ा सा दूसरे एंगल से देखने की कोशिश की थी कि अगर मान लीजिए लड़कियों की हत्या हुई है और हम कहते हैं कि 1000 पे 700-800 या ऐसे लड़कियां हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो जो 200-300 लड़के रहे उनको कैसा फील होगा। तो इसका जो नायक है वो कुछ ऐसा ही लड़का है कि जिसके हिस्से में उसकी साथी नहीं आई, उसकी शादी नहीं हो पाती। उसकी शादी नहीं हो पाती, और उसको थोड़ा सा वो मेंटली भी थोड़ा अलग किस्म का है। आज हम जब देखते हैं अपने हरियाणा में, आप देखिए कि मॉल की बहुएं और फिर खरीद के लाते हैं, कोई केरला से, कोई यूपी बिहार झारखंड असम नेपाल उत्तराखंड से। तो आप फिर अब कहते हो कि अब संस्कृति बदल रही है, अब नस्ल बदल रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो एक 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 दौर जो चला 10-12 साल का कि आपने भ्रूण हत्याएं की, उसका असर अब दिखने लगा है साफ। तो ये उसी असर के बारे में है कि एक अकेले लड़के पे इसका क्या असर हो सकता है, फिर उसके परिवार पे इसका क्या असर हो सकता है, फिर उसका पूरा पंचायत जो हमारा सिस्टम है उस पे क्या असर हो सकता है। तो एक सामाजिक समस्या को संबोधित करता उपन्यास है मेरा यार मर जिया। तो दूसरा जो आपका नावल है सर, ये सुल्फी यार, इसके कुछ कथानक या इसकी कुछ रचना प्रक्रिया के बारे में बताएं। ये उस दूसरे नॉवल से, पहले नॉवल से थोड़ा सा अलग है इस मामले में कि इसके किरदार कुछ ऐसे हैं जिनको हम ग्रे शेड्स के किरदार कह देते हैं, कि जिनको आप अच्छा या बुरा नहीं कह सकते। आप देखोगे हमारे आसपास ऐसे होते हैं कि छोटे किसान, कोई ड्राइवर है, कोई कंडक्टर है, कोई छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, फेल होते हैं, जेल में जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो नशा भी करते हैं, और फिर एक नशे का कारोबार भी चलता है हरियाणा में। कैसे नशा, खासतौर पे सुल्फे का नशा या गांजे का नशा किस तरीके से हिमाचल से आता है या उत्तराखंड साइड से आता है। तो ये ऐसे किरदारों के बारे में कहानी की, कैसे वो कनेक्ट होते हैं कि बेरोजगारी कैसे आपको इस तरफ लेके जाती है, घटती जमीनें कैसे इस तरफ लेके जाती है, या आप नशे में है तो कैसे आपकी जमीनें घटती चली जाती है। तो उसकी अंतर कथा से ये कहती है। तो इसको मैंने मतलब इसको लिखने में मैंने क्राफ्ट का थोड़ा सहारा लिया है कि कहानी के भीतर कहानी ऐसे चलती रहे और एक मुख्य कहानी अपनी मौजूद रहे। तो मैं इस दोनों ही नॉवल को लिखते हुए मुझे थोड़ा सा ये लगा था कि एक आंतरिक जो यात्रा होती है, जिसको मनोवैज्ञानिक कथा भी कह सकते हैं, तो वैसा कुछ उस क्राफ्ट में मैंने इनको लिखने की कोशिश की थी। तो सीधी सीधी कहानी कहने की बजाय थोड़ा सा मैंने ये रास्ता लिया था। तो दूसरे नॉवल में अगर आप जो पढ़ता है, हालांकि मैंने किसी का नाम दोनों ही नॉवल में नहीं किसी किरदार का लिखा है, लेकिन आप देखोगे तो पाओगे कि ऐसे किरदार हैं जो आपके पड़ोस में गांव में हो सकता है। कोई सुल्फा बेचने वाला, कोई सुल्फा खरीदने वाला, कोई गांजा बेचने वाला, कोई ऐसा व्यक्ति आप देखोगे कि जो अचानक से कॉपी फेंक के कंडक्टर बनने चला गया प्राइवेट बस में, फिर कल वो ड्राइवर बन जाता है, परसों चाय की दुकान खोल लेता है, फिर वो सब छोड़ के फिर सब्जी बेचने लग जाता है, फिर उसको कहीं और नौकरी मिल जाती है। ऐसे लोग जो लगातार नौकरियां और काम धंधे बदलते रहते हैं, टिक नहीं पाते हैं। तो ऐसे बेचैन किस्म के किरदारों की कहानी। तो ये तो सर की बातचीत हुई किताबों के बारे में। एक दो बात और करते हैं सर। बतौर लेखक, जैसे आज आप देख रहे समाज के बारे में क्या महसूस कर रहे हैं? आज आप पूरे अपने जो रिश्ते नाते परिवार जो बदलाव आ रहे हैं जिस प्रकार के, उनके बीच में खड़े होकर, और या जो समाज के अंदर पूरा खड़े हैं, तो एक लेखक के तौर पर आप क्या फील करते हो जी? सबसे पहला तो मैं ये फील करता हूँ कि जितना हम हिंदुस्तान, हालांकि समस्या पूरे ही हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में ही है, और हमसे ज्यादा बुरी हालत में लोग हैं, लेकिन क्योंकि हम अपने
सबसे पहले तो अपनी ज़मीन की बात करें, दिल्ली एनसीआर के आसपास की ज़मीन है, पूरे हरियाणा की बात कर लीजिए, पंजाब चले जाइए, हमारी जो जिसको हम संस्कृति कहते हैं वो करीबन करीबन ख़त्म होने की तरफ बढ़ गई है। और वो बहुत कुछ जुड़ी थी ज़मीनों से, और ज़मीनें आपकी अलग अलग तरीके से ख़त्म की जा रही हैं। चाहे हाईवे निकालना हो, चाहे आईएमटी लानी हो, ऐसा लगता है कि ये रोज़गार लाते हैं, लेकिन रोज़गार आपके पास रेंट इकोनॉमी के रूप में आता है, ड्राइवर बनने के रूप में आता है। कोई आपको मैनेजर बनने के रूप में आपका रोजगार नहीं आता है, आपका रोजगार बड़ा नहीं होता है। अभी आप देखोगे भी हरियाणा में जैसे अच्छी बी ग्रेड की नौकरियों पे हरियाणा वालों का बड़ा सूखा सा पड़ गया उनके लिए। तो जब कोई बर्बाद हो रहा होता है या क्षरण हो रहा होता है तो वो सिर्फ एक परिवार तक नहीं रुकता है, वो पूरे समाज में फिर फैलता चला जाता है। और हम पहचान की संकट की ओर बढ़ रहे हैं। हरियाणवी होने के नाते हम पहचान की संकट की तरफ बढ़ते, अब वो स्पीड काफी तेज हो गई है और उसको कोई एड्रेस नहीं करना चाह रहा। करेंगे भी तो हो सकता कल को हाथापाई में एड्रेस करें कि ये जाट है, ये ब्राह्मण है, ये दलित है। इस तरीके से एड्रेस जैसे कि होता है ना कि हरियाणा में एक कहावत है कि टोटे के घर में भांडे कुछ, हम टोटा में भांडे खुड़किया हाँ, घर में झगड़ा हो तो टोटे में भांडे खुड़कने की हालत हरियाणा में होने वाली है। क्योंकि जो चीज़ आपको बांध के रखती थी वो अब है नहीं। पैसा कुछ लोगों के पास काफी आ गया है और बाकी लोगों का पैसा दिख रहा है कि आया, लेकिन वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। तो मैं तो ये मानता हूँ कि थोड़ा सा हमें स्लो होने की जरूरत है। अगर अच्छा जीवन हम अपनी भविष्य की पीढ़ियों को देना चाहते हैं, थोड़ा सा स्लो होने की जरूरत है। नहीं तो आप देखिए एक ऐसा रूपक हरियाणा बन गया है पूरे दुनिया में, मैं कहूँगा, जिसको आप अपने एक नक्शे पे आप देख लीजिए हरियाणा को, आप चारों तरफ से काटते हुए इसको चले जाइए। ये यहाँ से आप कटरा निकल जाइए, यहाँ से आप चंडीगढ़ निकल जाइए, यहाँ से आप नरवाना निकल जाइए, तो आपको ना ऐसे बांध दिया गया है बीच बीच में। उससे क्या होगा कि आपके जीवन जो पूरा एक तरीका था वो खराब हो जाएगा और नई पीढ़ी इस बात के लिए तैयार नहीं है कि नया जो जीवन का तरीका है उसको कैसे जिया जाए। मुझे लगता है कि अब थोड़ा स्लो होने की जरूरत है। आपने बिल्कुल गहरी बात की कि धीमा चलने और धीमा सोचने की जरूरत है। जो एक आपाधापी और स्पीड का दौर है, थोड़ा आप देखोगे ना सर, ये जो इसका एक अपने जो रिश्ते नाते हैं उन पर भी असर देख रहा है। जैसे समय की उपलब्धता का सवाल है, हम अपने रिश्ते नाते, पड़ोस, गुआंढ, गांव गांव में एक बैठक होया कर दी, पोड़ी होया कर दी, बैठा कर दे, बतलाया कर दे, ये चीजें टूट रही है। आप देखो हर तरीके से या एक मेंटेलिटी इस तरह की खड़ी हो रही है कि वो मनी ओरिएंटेड, इससे मुझे क्या आर्थिक लाभ होगा, ये पैमाना फिट करा जा रहा है कामयाबी का, देखने का। ये जो इस तरह की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, इस पर आप क्या देखते हो जी? देखो, सबसे पहले तो जब हम संस्कृति की बात करते हैं, कल्चर की बात करते हैं, तो हम उसके पक्ष या विपक्ष में नहीं बोलते हैं। हम सिर्फ ये देखते हैं कि वो है कैसा और कैसा होना चाहिए। तो मतलब कि अगर हमने चौपाल की बात की, चौपाट की अगर बात की, तो हमने ये भी देखना है कि उस चौपाल में हमने ठीक ठाक जातिवादी हरकतें भी की। कि भाई कौन वहां पे ताश खेल सकता है, और ताश ही क्यों खेलना, ढंग की बात क्यों नहीं होती। ताश खेलेंगे, बीड़ी पियेंगे, एक आध कोई और कुछ भी कर लेगा, लेकिन वहां से जातिवादी चली, वहां से सारी समस्याएं पैदा होनी शुरू हुई। तो जिसको हम कहते हैं कि ना बैठ के आराम करते थे, उसके पीछे हमें तंज भी मारना चाहिए कि दिक्कतें तो थी, अब वो ज्यादा उगड़ के आ गई। तो हाँ, एक लगता है कि वो वैसे नीम नहीं रहे, वैसे बरगद नहीं रहे, वैसी चौपाल नहीं रही। अब वो बुरा लगता है, सुनने में बहुत बुरा है, और जो जितना खराब था उससे ज्यादा खराब होने की संभावना है। तो एक जैसे हम कह रहे थे कि धीमा चलने की जरूरत, आप देखिए, आप नौजवान लड़कों को आप अभी देखिए कि हरियाणा में गाड़ियों का बड़ा शोर हो गया है। आप किसी भी हाईवे पे चले जाइए, उसमें भी फिर कलर को चिन्हित किया जाता है कि काले रंग का ही लेना है ना, कि बड़ी ही गाड़ी लेनी है, और चार दोस्त उसमें घूमने जाएंगे, फिर उसके बाद एक्सीडेंट होंगे। मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में किसी और जगह पे इतने बच्चे, नौजवान लड़के, यहीं के नौजवान लड़के जब बॉर्डर पे मरते हैं तो कहा जाता है कि शहीद हुए, और शहीद होते हैं, लेकिन यही इसी हरियाणा के लड़के, मुझे लगता है कि कोई किसी और राज्य में इतने ज्यादा हाईवे पे जो नौजवानों की अगर मृत्यु होती है, वो मरते हैं, तो हरियाणा में मरते होंगे। क्योंकि डेली निकलना होता है, कहीं शांति है नहीं। कभी आपको मुरथल जाना खाने के लिए, कभी आपको चंडीगढ़ जाना, उधर जाना, तो अब उसमें कहाँ परिवार रहेगा, उसमें कहाँ की शांति रहेगी।
तो वो हमारे ऊपर झूठी, क्या कहेंगे कि शानो शौकत के साथ जीने का हाँ, थोपी जा रही होती जा रही है कि नहीं आपको जरूरत है इस चीज की, हाँ है ना। आपको गाड़ी की, बहुत महंगी गाड़ी, अब छोटी गाड़ी में आपका काम चल सकता है, या फिर ये जैसे प्लॉट वाला सिस्टम है कि प्लॉट कट गया, आप किसी भी रिश्तेदारी में चले जाइए, कहीं पे भी बैठ जाइए, कोई मरे पे है, कोई किसी शादी में है, किसी के जन्मदिन पे है, 4 यार ऐसे ही बैठे हैं, कोई फलानी जगह पे प्लॉट इतने का हो गया। ये प्लॉट की संख्या बढ़ाओगे तो फिर खेत की संख्या, ये पंचायती जमीन की संख्या, चौपाल की संख्या, वो तो अपने आप घटेगी। अब हमें सोचने का तरीका थोड़ा सा देखने की जरूरत है। तो आज हमने बातचीत की अमित कल्याण जी से, जिन्होंने हरियाणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकट और आने वाले दौर में सबसे बड़ा पहचान के संकट की तरफ इशारा किया। और बड़ी खुशी की बात है कि हरियाणा की माटी से भी ऐसे बेहतरीन लेखक पैदा हो रहे हैं, ऐसे प्रकाशक, आधार प्रकाशन जैसे, जो नए लोगों को मौका देते हैं। और अब हरियाणा वो हरियाणा नहीं बचा जो देश के लिए या तो सिर्फ फौजी जवान सप्लाई करता था, या फिर हरियाणा में कल्चर और के नाम पर एग्रीकल्चर थी। अब हरियाणा भी एक समृद्ध प्रांत, वैचारिक रूप से, किताबों की दुनिया से, संस्कृति के रूप से आगे बढ़ रहा है। और कस्बे कस्बे, गांव गांव में किताबें, लेखक हैं। हम हमारे दर्शकों से भी अपील करना चाहते हैं कि वो इन किताबों को पढ़ें, अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। और किताबें मनुष्य को संवेदनशील बनाती हैं, हम एक दूसरे के दुख दर्द समझने की तरफ आगे बढ़ते हैं। और बेहतरीन समाज का रास्ता बेहतरीन पुस्तकों से होकर गुजरता है। तो सभी पाठकों से भी अनुरोध है कि वो अपने घरों से निकलें, पुस्तक मेलों में आएं और किताबें खरीदें। आपने हमें समय दिया सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कुलदीप। और पाठकों से, दर्शकों से अनुरोध है कि वो हमारे चैनल को फॉलो करें और कमेंट सेक्शन में जाकर प्रतिक्रिया जरूर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।